तो नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसके बारे में आपको बताऊंगा और आपको वह सारी जानकारी दूंगा जो इससे संबंधित है। और आज मैं आपको बता दूं, यह जो अध्याय चल रहा था जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव जनन, अध्याय 3 जो चल रहा था, उसमें आज की जो क्लास है इस विषय की, यानी कि आज यह अध्याय 3 खत्म कर दूंगा मैं। जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो सब मैंने आपको सारी वीडियो में बताए और मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आप सभी को मैंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, आप सभी ने वह सब देखा होगा और वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको यह ज्ञात हुआ होगा कि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी कक्षा 12 तथा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मैंने आपको ज्ञान दिया। और मैं आज ये जो क्लास है वह कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी क्लास है, क्योंकि यह जो पॉइंट है यह मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वह कक्षा 10 में भी आता है और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, पुरुषों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है तथा स्त्रियों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तथा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो पुत्र उत्पन्न होता है या जो पुत्री उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है। मैं आज सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि वह सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है जिससे समाज में जो महिलाएं होती हैं उन्हें इसलिए बहुत ही उपेक्षित वर्ग में रखा जाता है कि ये लड़की उत्पन्न हुई है, यानी कि ये जो महिला है सेहत से सिर्फ लड़की ही उत्पन्न होती है या ये महिला से सिर्फ लड़के ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा महिलाओं का कोई दोष नहीं होता। यह स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही किसी एक संतान को उत्पन्न करते हैं। वह कैसे उत्पन्न होती है आज मैं आपको बताऊंगा। वो कौन से गुणसूत्र होते हैं, वो क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं जो स्त्री में किसी बालिका को जन्म देने के लिए तथा किसी पुत्र को या बालक को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और लेकर के चलता हूँ आपको उसी क्रम में, एक के बाद एक जो क्रम हमारा पहुंचाने का है आप तक वीडियो का, और प्रत्येक जो पॉइंट है वो एक दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आप लगातार वीडियो को देखते रहें। और जो एक क्रम है वो है जो दूसरा पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है वो पहले वाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप प्रत्येक दिन की क्लास को अवश्य लें और अपने कॉपी को, अपने पेन को अपने साथ रखें ताकि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वह सब नोट करते चलें और वह सारी जानकारी को प्राप्त करते चलें। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का मुख्य विषय हमारा मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत आज की क्लास है। कक्षा 12 तथा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। देखिए, मानव जनन के अंतर्गत अध्याय 3 में मैं आपको पढ़ा रहा था और आज इसको मैं खत्म कर दूंगा अध्याय 3 को। कल से मैं एक नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा कक्षा 12 का, वह है जो जनन स्वास्थ्य है। जो अगला चैप्टर इसका है कक्षा 12 का, जो अध्याय नंबर 4 है वह है जनन स्वास्थ्य है। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप लगातार जुड़े रहें। इसके अंतर्गत भी जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट आएंगे वह सभी पॉइंट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहेंगे तभी वह सारी जानकारी आप तक पहुंच सकते। देखिए, जो आज की क्लास का मुख्य विषय है वह है मानव में लिंग निर्धारण क्या है। आइए देखते हैं। आप मनुष्य में जो XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य के अंदर जो XY किसमें होते हैं, ये जो XY होते हैं वो किसमें होते हैं, पुरुष में। किसमें होते हैं, पुरुष में। यानी कि जो XY लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, यही लिंग का निर्धारण करते हैं। जो XY होते हैं मनुष्य में, जो पुरुषों में XY जो गुणसूत्र होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वही लिंग का निर्धारण करते हैं। इन्हीं से ही पुत्र उत्पन्न हो सकता है या पुत्री उत्पन्न हो सकती है। इसमें ना किसी पुरुष का दोष होता है और ना किसी मादा का, यानी कि ना किसी महिला का दोष होता है कि वो उससे लड़कियां ही उत्पन्न हो रही हैं या उससे लड़के ही उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि जो लिंग है हमारा, यानी कि जो ये XY जो गुणसूत्र है, इनसे ही
लिंग निर्धारण होता है। देखिए मनुष्य में 46 मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। यानी कि महिलाओं में और पुरुषों में जो गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी है? 46। कितनी है? 46 होते हैं। इनमें 44 अर्थात 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं। यानी कि जो स्त्री और जो पुरुष होती है उनमें जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, तथा जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वह असमान होता है। उसी से लिंग का निर्धारण होता है। समजात होते हैं तथा 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वह असमान होता है। यानी कि स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY होता है। क्या होता है? जो 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वह स्त्रियों में तो XX होता है, लेकिन पुरुषों में XY होता है। वही उस लिंग का निर्धारण करने में सक्षम होता है। स्त्रियों के अंडाशय से बनने वाले सभी अंडाणु समान, यानी स्त्रियों के जो अंडाशय से बनने वाले जो अंडाणु होते हैं वो एक समान होते हैं। सभी अंडाणु एक समान, अर्थात 22 प्लस एक्स मतलब 22 ये और x यानी 23 हो गए गुणसूत्र वाले होते हैं। तथा पुरुषों के वृषण में बनने वाले जो शुक्राणु होते हैं वो आधे 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले तथा आधे 22 प्लस वाई अंडाणु गुणसूत्र वाले होते हैं। इस कारण पुरुषों को विषमयुग्मी, यानी कि जो पुरुष होते हैं जिनमें XY गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए पुरुषों को विषमयुग्मी कहते हैं। तथा जो माताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनमें समजात यानी कि 22 में और 23 में गुणसूत्र जो है वो दोनों XX पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें समयुग्मी कहते हैं। यानी कि पुरुषों को विषमयुग्मी कहते हैं तथा स्त्रियों को समयुग्मी कहा जाता है, क्योंकि उनमें गुणसूत्रों की संख्या 22 प्लस एक्स और पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या आधे 22 प्लस एक्स तथा आधे 22 प्लस वाई होते हैं। निषेचन के समय, यानी कि जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो पुरुष और मादा मिलकर जो निषेचन करते हैं, निषेचन के समय 22 प्लस 22 गुणसूत्र, यानी कि जो 22 प्लस 22 गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु से संलयन होने से पुत्र, यानी कि 44 प्लस XY, यानी कि 44 प्लस XY यानी 22 तो स्त्री के और 22 पुरुष के मिलकर 44 हो गए और XY मिलकर यानी कि 46 हो गए। और 22 प्लस X गुणसूत्र वाले शुक्राणु का अंडाणु से संलयन होने पर पुत्री यानी कि 22 प्लस डबल X उत्पन्न होती है। यदि जो 22 दोनों में समान जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुषों में वो जो 23वां जो गुणसूत्र होता है वह 22 होता है और स्त्रियों में होता है 23वां वो है X होता है। और यदि दोनों X Y मिलकर के यदि निषेचन करते हैं तो यदि देखिए, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। जैसे यह एक पुरुष है, पुरुष और यह एक स्त्री है। स्त्री में भी XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है, क्योंकि यह एक विषम युग्मकी है और एक ये समयुग्मकी है। यानी कि पुरुषों को विषम और स्त्रियों को समयुग्मकी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है तथा जो इसमें जो 23वां गुणसूत्र होता है वह 22 होता है और इसमें जो 23वां गुणसूत्र होता है वो X होता है। देखिए, अब पुरुषों में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं और स्त्रियों में X और X गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखना, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस गुणसूत्र के मिलने से पुत्री का जन्म होता है तथा किस गुणसूत्र के मिलने से पुत्र का जन्म होता है। आप लगातार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, यदि पुरुष का शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से मिलता है, मान लीजिए पुरुष का जो Y शुक्राणु है वह स्त्री के X अंडाणु से अगर मिलता है तो ये क्या बनाएगा? X और Y क्या बनाएगा? XY, अर्थात ये क्या होगा? पुत्र। क्या होगा? पुत्र। यानी कि पुरुष का जो 23वां जो लिंग का निर्धारण करता है, यदि Y गुणसूत्र Y जो
गुणसूत्र है जो पुरुष का यदि स्त्री के एक्स से जाकर के मिलेगा तो एक्स वाई बनाएगा, तो एक्स वाई क्या हो गया, हमारा पुत्र हो गया। यदि यही वाई जाकर के स्त्री के एक्स से मिलेगा तो ये एक्स वाई हो गया ये वाला, यानी स्त्री में तो दोनों एक्स एक्स होते हैं। यदि वाई किसी से मिलकर मिलता है दोनों से जाकर के तो वो दोनों क्या बनाते हैं, पुत्र, यानी कि उससे पुत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए समझ में आ रहा होगा आपके क्या है, जो पुरुष का जो 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो स्त्री के जो 22 में हो या 23 में दोनों एक्स एक्स होते हैं। यदि वो किसी से निषेचन करता है तो दोनों में क्या पुत्र उत्पन्न होता है। यदि अब दूसरा भी देख लेते हैं, जो पुरुष में ये एक्स होता है और स्त्री में भी एक्स होता है, यदि ये दोनों निषेचन करते हैं तो यहाँ क्या उत्पन्न होती है, यहाँ डबल एक्स यानी कि वही मादा के गुणसूत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इससे यहाँ पर पुत्री का जन्म होगा। और ये वाला भी एक्स गुणसूत्र और ये वाला भी एक्स गुणसूत्र, यदि ये दोनों मिलकर मिल जाते हैं तो ये भी एक्स है और इधर स्त्रियों में दोनों समजात पाए जाते हैं तो यहाँ भी एक्स ही एक्स आएगा, अर्थात यहाँ भी पुत्री का ही उत्पन्न होना पाया जाता है। देखिए चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो ये चित्र है वह स्त्रियों में डबल एक्स यानी कि 23 में और 22 में दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, और पुरुष में जो 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई यानी एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं वही लिंग का निर्धारण करते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के किसी एक से निषेचन करेगा तो भी पुत्र पैदा होगा। यदि दूसरे से निषेचन करेगा तब भी पुत्र पैदा होगा। यदि ये वाला एक्स किसी स्त्री के एक्स से निषेचन करता है गुणसूत्र तब भी पुत्री पैदा होती है, और दोनों में से अगर किसी से करता है तब भी पुत्री ही पैदा होती है। तो इस प्रकार किसी भी स्त्री का कोई भी इसमें दोष नहीं होता कि वह पुत्री को जन्म देती है या पुत्र को जन्म देती है। ये एक प्राकृतिक घटना है, ये सब प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किसको जन्म दे रही है। इसमें किसी का ना स्त्री का दोष होता है ना पुरुष को दोष होता है, लेकिन समाज में इस तरह से स्त्रियों को उपेक्षित रखा जाता है, ये बहुत गलत है। ऐसा किसी भी समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का दोष नहीं होता। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण था वह एक चित्र के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मैंने आपको भी बताया कि जो मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या 46 होती है, यानी कि 22 जो 22वां जो होते हैं वो दोनों एक्स एक्स होते हैं, तथा जो 23वां होता है वो एक्स वाई हो जाता है। लेकिन जो स्त्री में होते हैं वो दोनों जो 22 होते हैं या प्लस 22-23 होते हैं वो दोनों एक्स एक्स ही होते हैं, यानी कि स्त्री में दोनों एक्स समजात पाए जाते हैं तथा पुरुषों में विषमजात यानी एक्स वाई पाए जाते हैं। जो लिंग का निर्धारण है वो पुरुष करते हैं कि क्या उत्पन्न होगा। यदि वाई संपर्क करता है एक्स से तो पुत्र होता है, और एक्स संपर्क करता है तो पुत्री होती है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। देखिए एक जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो किसी स्त्री एक स्त्री जो मादा होती है वो 1 से 2 बच्चे भी उत्पन्न करती है, यानी किस प्रकार से करती है यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें तथा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि वीडियो आप पसंद करें तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आज आपको बहुत ही जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आज आपका जो कक्षा 12 का जो अध्याय 3 है आज यहीं पर समाप्त कर दूंगा। इससे अगला वाला जो अध्याय 4 है मैंने आपको बताया जनरल स्वास्थ्य है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और लगातार उससे जुड़े रहे। अब आपको बताऊंगा कि कोई स्त्री 1 या 2 पुत्रों को या पुत्रियों को जन्म किस प्रकार देती है और वो क्या कहलाते हैं। जो हमारे अंड होते हैं, जो अंडों का निषेचन होता है, वह मैंने आपको पिछली जो वीडियो बनाई थी जिसमें स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्त्रियों के अंड होते हैं, अंडा जो अंडाशय होता है उसमें से कितने अंड विमोचित होते हैं, कितने अंडे निकलते हैं, ये इसी से संबंधित है। बहुत ही अच्छी तरह से समझना आप, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। किस प्रकार से, देखिए मानव में जो स्त्रियां होती हैं, जो मादाएं होती हैं, वो प्रत्येक माह अथवा जो आर्तव चक्र होता है उनका, जिसे बोलते हैं मासिक धर्म,
आर्तव चक्र होता है जिसे हम मासिक धर्मी बोलते हैं, उसके फलस्वरूप एक ही अंड का विमोचित होता है, यानी उसमें से एक ही अंड विमोचित होता है, यानी कि मासिक धर्म के समय एक ही अंड विमोचित होता है, चाहे वो इस वाले अंडाशय से विमोचित हो या उस वाले अंडाशय से विमोचित हो, अंडवाहिनी से विमोचित हो या इससे हो। इसके जो अब देखिए, इसके समरूप जो जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी कि समरूप जुड़वा बच्चे जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म एक ही निषेचित अंड से होता है। यानी कि जो समरूप जुड़वा बच्चे जो होते हैं जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, उनका जन्म एक ही निषेचित अंड से होता है। निषेचित अंड यानी कि जो युग्मनज होता है जिसको हम जायगोट बोलते हैं, जो अंड निषेचित हुआ शुक्राणु से मिलकर, जो अंड निषेचित हुआ जिससे युग्मनज बना, जिससे जायगोट बना, वह में जायगोट में प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी ब्लास्टोमियर्स, यानी प्रथम विदलन के फलस्वरूप से बनी जो ब्लास्टोमियर्स है वह एक दूसरे से पृथक हो जाती है। क्या होता है, यानी प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से पृथक हो जाती है और दो भ्रूण के रूप में विकसित होने लगती है। जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो एक दूसरे से पृथक हो जाती है और दो भ्रूण के रूप में विकसित होने लगती है, यानी एक ही अंड से जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो एक दूसरे से पृथक हो जाती है और दो भ्रूण के रूप में विकसित होने लगती है। इसके समरूप यानी इसके बाद जो समरूप जुड़वा बच्चों की जो जीन होती है वो सब जीन संरचना उनकी एक समान होती है, यानी कि एक ही अंड से जब किसी दो बच्चों का या भ्रूण का निर्माण होता है तो उनकी जो जीन संरचना होती है, क्या जो जीन संरचना होती है वो एक समान होती है। कैसी होती है, एक समान। एक बार फिर समझ लीजिए, समरूप जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। उनका जन्म एक ही निषेचित अंड से होता है। किससे, एक ही निषेचित अंड से होगा, चाहे वो दाईं तरफ से हो या बाईं तरफ से हो। निषेचित अंड यानी जो अंडा निषेच जिससे निषेचित हो जाता है, जो निषेचन हो जाता है, जिससे शुक्राणु का निषेचन हो जाता है, वह युग्मनज या जायगोट में युग्मनज या जायगोट का निर्माण करने लगता है। वह प्रथम यानी कि उसके प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से पृथक हो जाती है। जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो एक दूसरे से पृथक हो जाती है और दो भ्रूण के रूप में विकसित होने लगती है, यानी कि उसमें जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो दो पृथक हो जाती है और दो भ्रूण के रूप में विकसित होने लगती है। उसके जो समरूप जो जुड़ा बच्चे होते हैं वो फिर उत्पन्न होने लगते हैं और उनकी जो जीन संरचना है वो एक समान होती है। कैसी होती है, एक समान होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा द्वय अंडज यमज जिसको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस का विकास पृथक निषेचित अंड से होता है। किससे होता है, पृथक निषेचित अंड से होता है। इनकी जीन संरचना भिन्न भिन्न होती है। जो पृथक निषेचित जो अंड होता है उनकी जीन संरचना भिन्न भिन्न होती है। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अंडा इधर से भी उत्पन्न हो सकता है और इधर से भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि अगर दोनों अंडों में जो इससे भी निषेचन हो गया और इससे भी निषेचन, यानी दोनों अंडों से जो दो अंड होते हैं, इधर वाला और इधर वाला, जो ये अंड है, अंड ये है और एक अंड ये भी है, यानी कि दोनों अंडे एक दाएं तरफ से और बाएं तरफ से विमोचित होता है। अगर इससे भी निषेचन हो गया और इससे भी निषेचन हो गया, यानी दोनों अंडों से अलग अलग निषेचन होता है, तो फिर वो जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं। तथा ऐसे जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें जीन जो संरचना होती है वो एक समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, यानी कि उनकी जो जीन संरचना है वह समान भी हो सकती है अथवा अलग अलग भी हो सकती है, यानी कि इनकी जीन संरचना भिन्न होती है। ये समान लिंग के अथवा भिन्न लिंग के भी हो सकते हैं, यानी कि ये समान लिंग के भी हो सकते हैं अथवा भिन्न लिंग, यानी कि समान लिंग का मतलब एक्स और भिन्न लिंग का मतलब एक्स और वाई, यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो पुत्र हो सकते हैं तथा पुत्र और पुत्रिया भी हो सकती है, यानी पुत्री हो सकता है और एक पुत्री भी हो सकती है।
और दोनों पुत्रियां हो सकती हैं या दोनों पुत्र हो सकते हैं। वो समान लिंग या भिन्न लिंग के भी हो सकते हैं। और ऐसे इस प्रकार से जो समरूप जुड़ा बच्चे होते हैं इनका जन्म होता है। मैंने आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जो जीव विज्ञान विषय से संबंधित थी, जो कक्षा 12 तथा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास थी। आपने लगातार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो आज मानव जनन कक्षा 12 की क्लास का जीव विज्ञान का विषय था वह आज यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे अगला वाला जो अध्याय 4 है जिसको जनन स्वास्थ्य है, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जनन जब होता है तो उसके स्वस्थ रखने के लिए यानी उसके स्वास्थ्य के लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए तथा किस प्रकार के बहुत से आधुनिक और कृत्रिम तथा प्राकृतिक साधन है जिनसे जो जनन स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।